जी और अन्य सभी मित्रों, मैं इस बात को प्रारंभ में ही आपके सामने कह देना चाहता हूँ कि समकालीन नाटक के साथ मेरी जानकारी उस तरह की नहीं है जिस तरह की लई हुसैन साहब की है, या अशोक राय साहब की है, या हेमंत जी की है, या हमारे वरिष्ठ नाटककार नंदकिशोर जी आचार्य साहब की है, या जैसा कि आपके विद्वत्तापूर्ण इस पेपर से बिल्कुल स्पष्ट प्रकट था कि राघवेंद्र जी की और दास जी की। मैं और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। वो कारण यह है कि मैंने अपने लेखन में इस विधा को कभी ट्राई नहीं किया और इसका इरादा भी नहीं किया। मैंने कहानियाँ लिखी कुछ प्रारंभ में, कविताएं जब जब भी लिखने की उनमें कुछ प्रेरणा हुई लिखता रहा, और बहुत कॉन्शियसली बाद में मैंने अपने समकालीन बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर लिखता रहा। तो और मैं इस बात को भी बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में एक गहरी जानकारी नहीं हो, तब तक हमें इस बात का अधिकार भी नहीं होता कि हम उसके बारे में कोई बात करें। और इसलिए मैं अपने आप को एक अनधिकारी वक्ता इस तरह के लिए मैं पाता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मेरा कोई नाटक की दुनिया से कोई बिल्कुल कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं। आखिर मैं भी एक अंग्रेजी साहित्य में मैंने एमए किया था, तो शेक्सपियर के नाटकों को मैंने भी पढ़ा है, दूसरे मार्लो को भी पढ़ा है, तो दूसरे नाटककारों को भी पढ़ा है, और फिर पढ़ाया आखिर इतने सालों तक, 30-32 साल तक पढ़ाते रहे। तो उस बीच में भी बहुत सारे नाटकों को पढ़ने पढ़ाने का, और कई बार जानबूझ के ब्रेक भी मान लीजिए कोर्स में लगा दिया, तो आगे उसको कहीं तो पढ़ना ही था और उसके बारे में भी पढ़ना था। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल उससे अछूता रहा। अच्छा, और फिर कुछ सौभाग्य से ऐसा भी हुआ कि मैं कुछ समय स्पिक मेकर के अंदर एक्टिव रहा, तो उसमें ऐसा भी हुआ कि किसी नेशनल कन्वेंशन में हबीब तनवीर साहब के साथ रहने का मौका मिला, और उनके साथ जो है चरणदास चोर को उनकी उपस्थिति में और उनके निर्देशन में देखने का भी मौका मिला। इसी तरह से एक बार रतन थीम साहब का चक्रव्यूह जो है उसको मेरे को उनकी प्रेजेंस में देखने का मौका मिला। बॉम्बे कभी जाना होता था तो एकजुट के नाटक भी देखने का मौका मिला, नादिरा बब्बर जी का डायरेक्शन वगैरह। तो हमीदुल्लाह का ये जो नाटक जिसका जिक्र भी किया जा रहा था, एक और युद्ध, इसको श्री राम कला सेंटर में मेरे को एक बार दिल्ली में दिनों, और मैं बहुत चकित रह गया था। मैंने जब पूछा कि ये नाटक किसने लिखा है, तो मुझे बताया कि आपके राजस्थान के हमीदुल्लाह साहब ने लिखा है। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। तो बहरहाल ये देखते हुए ही मैंने इस महसूस किया कि नाटक पढ़ना और बात है, लेकिन नाटक को मंच पर देखना वो बिल्कुल एक दूसरी बात है। वो मतलब जो है उसकी एक दूसरे प्रकार की कल्पनाशीलता की, एक दूसरी क्रिएटिविटी की, और एक बहुत सारी टेक्निकल जानकारी की जब तक जरूरत नहीं हो तब तक आप उसका मंचन भी नहीं कर सकते, और आप उसके अंतर्निहित जो बहुत सारे अर्थ हैं उनको प्रकट भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी विशिष्ट वो है। और
अच्छा, और आप देखिए अभी लकीली क्या हुआ कि ये जो हम टेलीविज़न भी अब हमारी थोड़ी सी मदद करने लगा है, क्योंकि टाटा स्काई का जो वो एक थिएटर चैनल है, जब उस पर मैंने मतलब जब जब कोई अच्छे नाटक का आए तो मैंने देखा, पगला घोड़े को जैसे मैंने देखा, या कन्यादान देखा मैंने, या शांता कोर्ट चालू आए को देखा, तब मुझे लगा कि नाटक जो हैं वो वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं और थिएटर दरअसल कितना महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि थिएटर जिस तरह की चीज आपके सामने रख सकता है, उस तरह से तो कोई दूसरी विधा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप जब थिएटर आपके सामने होता है तो वो सीधा आपको एक फिलोसॉफिकल, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में वो आपको शामिल कर देता है। आप जब शांता कोर्ट चालू आहे देखते हैं तो आप प्रेम की प्रकृति पर आप स्वयं प्रश्न करने लगते हैं कि उसको किस दृष्टि से देखेंगे आप। वो नाटक जिस तरह के प्रश्न उठाता है प्रेम के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में, वो अब भी अनुत्तरित रहते हैं। और मेरा ख्याल है वो विजय तेंदुलकर भी ये कहते ही हैं कि हालांकि वो उसको कई बार, लेकिन अभी भी मतलब उनके कोई जवाब मिल गए हैं ऐसा। जब हम कन्यादान देखते हैं तो हमें लगता है कि यूँ भले ही हम मतलब है हम दलित उद्धार की बात वैसे ही कर लें, लेकिन जब उसकी वास्तविकता से हमारा परिचय होता है तो वो कितना जटिल मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा नाटककार जो है वो बड़ा नाटककार मतलब साधारण नहीं। देखिए जो जो प्रतिभा संपन्न नाटककार है वो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मानव जीवन का उसके अंदर से कुछ ऐसा आर्किटिपल कुछ ढूंढ लेता है, जो आर्किटाइप, जो मतलब आद्यबिंबात्मक है, ऐसा कुछ वो ढूंढ कर लेता है। ये बात मैं इसलिए भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब मैं राजेश जोशी की एक कविता पढ़ रहा था, रात किसी का घर नहीं, उसमें एक ऐसा व्यक्ति का जिक्र है जो अपने रात को घूम रहा है। राजेश जोशी भी शायद ऐसे घूमते रहते थे रात को, तो उनको कोई मिला होगा, उसी को ऊपर उन्होंने कविता लिखी। तो वो जो है वो अपने घर नहीं जाता है क्योंकि उसको घर में अपमानित किया जाता है, और फिर भी वो उनके साथ सहानुभूति को छोड़ नहीं सकता। उसको पढ़ते समय, उस कविता को पढ़ते समय बराबर किंग लियर मेरे जहन में रहा। मैंने कहा देखिए शेक्सपियर जिस स्थिति के बारे में सोच रहा था उसी स्थिति के बारे में आज का कवि भी सोच रहा है। इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग आर्किटिपल इन इट। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा नाटककार जो है वो हमेशा ऐसा कुछ करता है। आप देखिए कि अभी इसके आलोचना के 62वें अंक में बजरंग बिहारी तिवारी ने एक मृच्छकटिक के ऊपर एक लंबा लेख लिखा जिसमें उन्होंने उसको एनालाइज किया, और मुझे उसको पढ़ते हुए लगा कि ये बजरंग बिहारी जी जो हैं वो मृच्छकटिक का वो कर रहे हैं एनालिसिस, या हमारे समकालीन जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको कर रहे हैं। तो अगर उस समय का नाटककार और आज का दर्शक या नाटककार अगर एक जैसी चीजें महसूस करते हैं तो इसका मतलब वही फिर प्रश्न मेरे मन में आया कि देयर इज समथिंग आर्किटिपल अबाउट जिसको कि कोई एक बड़ा नाटककार ही पकड़ सकता है और पकड़ता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने से जब आदमी मतलब एक क्राइम में उतर जाता है और इस तरह से वो फिर उसकी जो दुर्दशा होती है और उसके बाद उसका विनाश होता है, उसका जितना सशक्त वर्णन जो है शेक्सपियर अपनी मैकबेथ में करते हैं वो बड़ा आज भी हमारे लिए एक रेलेवेंस रखता है। या मार्लो
जिस तरह के मतलब जो है वो अपनी आत्मा को बेचकर जिन मटेरियल चीज़ों को वो लेने की कोशिश करता है, वो आज के एक संवेदनशील दर्शक को आज वो मैसेज उस तरह के उनको भी देने में समर्थ हो कि आप अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे पड़े हैं तो आप समझिए कि आप जो आपका एक आत्मा को बेच दें, और आत्मा को बेच देना कोई बहुत अच्छा सौदा नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि यही एक कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे जो हैं वो इनके बारे में रहे हैं। और हालांकि मैं देखिए ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब तक हमारे नाटककारों के नाटक में नहीं पढ़ पाया हूँ। अब देखिए उम्र का भी सवाल है, करने को तो बहुत इच्छाएं हैं। मैं पेंटिंग भी सीखना चाहता हूँ, या क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना चाहता हूँ, या अन्य विधाओं में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन समय अब इतना कम लगता है मुझे कि मुझे लगता है कि जिस पर मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है या उसके बारे में बोलूँ तो ज़्यादा ठीक है। हर एक चीज़ के अंदर कुछ बोलना, जो मैं केवल सुपरफिशियल बातें करूँगा तो उससे बेहतर ये है कि मैं अपने आप को उस तरीके से करूँ। बहरहाल क्योंकि ये सारा आयोजन जो है देवदयाल जी सावर साहब के उसमें हो रहा है सम्मान में, इसलिए मैं उन समय को याद करता हूँ कि आज जो ये 13 ताली नृत्य हमने देखा, इसको मैंने सावर साहब के प्रेजेंस में देखा था एक बड़े मंच पर। और सावर साहब वॉज ए वंडरफुल मैन। वो मतलब साधारण व्यक्ति नहीं थे। देखिए उन्होंने वो जिस तरह से उसको तैयार किया था और जितना ज़बरदस्त वो था, वो मुझे लगता है कि उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए उसको तैयार किया। वो जो मतलब उस समय जो नर्तकियाँ थी, और मैं उस दृश्य को अभी याद कर सकता हूँ। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे, देखने में भी बहुत मतलब एक काफ़ी इम्प्रेसिव व्यक्ति। और एक इनकी ये जो धस थी, ये काली टोपी, मैं सोचता हूँ यार मेरे से काली टोपी लगाना क्या मतलब मैं नहीं सीख सकता क्या, या मेरे पास क्या जचेगी सर पे, शायद नहीं, लेकिन वो एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है। तो इस व्यक्ति ने मतलब इतने प्रतिबद्ध तरीके से जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि देखिए उन्होंने ये इस बात को देख लिया, जैसे हबीब तनवीर ने देखा कि प्रतिभा जो है वो सिर्फ शहरों में ही नहीं, वो प्रतिभा तो फोक में भी, और वो भी मतलब ईश्वर प्रदत्त है। वो जीवन सिंह जी बता रहे थे कि वो जो मतलब वो फोक आर्टिस्ट जो हैं वो समकालीन को भी उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। वो मतलब अपने समय के उसको भी सहज रूप से ले आते हैं, अपनी कविता में भी ले आते हैं। वो जिस कविता का प्रयोग वो नाटक में करते हैं उसके अंदर भी ले आते हैं, और उन दृश्यों में भी ले आते हैं। इस तरह से वो मतलब मैं फिर वही बात में उस जो आर्किटिपल है वो उनमें जो प्रकट होता है वो एकदम से इस समय के उसको भी जोड़ लेता है। और वो प्रतिभाशाली जो कलाकार हैं वो पूरे उसके अंदर उतर करके और डूब करके, और उनके अंदर वो क्षमता है। शायद इसी बात को देख करके भानु भारती जी ने भी वो गहराई तक बैठे हो उन गाबरी वगैरह के कलाकारों, और उन्होंने मतलब वो पशु गायत्री जैसी चीज़ लिखी जिसको मैं अब तक दुर्भाग्य से देख नहीं पाया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आपको कहा कि मैं तो एक आधा अधूरा ज्ञान है। तो बहरहाल ये जो आयोजन हुआ है ये निश्चित रूप से मुझे भी इसके अंदर एक और गहरे बैठने की जो है प्रेरणा देगा, और मैं इस लिए आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि ये ऐसा अवसर जो है प्रदान किया गया और मुझे भी जो कुछ मेरे मन में था कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।